Hi everyone, welcome you all to our YouTube channel, Edward Wings. My name is Kiran and I'll be teaching you Indian economy. Okay, so in this video we'll deal with some basics of Indian economy. पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है इकोनॉमी का. ठीक है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, देन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, एंड देन विल डील सम कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है एंड नेशनल इनकम क्या होता है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम डील करेंगे इस वीडियो में. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो फर्स्टली मीनिंग ऑफ इकोनॉमी क्या होता है. ठीक है, तो इकोनॉमी जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कोई भी चीज़ जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड कैसे उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, उन चीज़ों से डील करती है इकोनॉमी. एंड गुड्स एंड सर्विसेज, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. गुड्स होती है जो भी आपके पास चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो. ठीक है, जो टेंजिबल चीज़ें होती है, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपकी कार हो गई, ये सब चीज़ें क्या है, ये गुड्स हैं. एंड सर्विसेज क्या होती है, जैसे आई एम टीचिंग यू. ठीक है, तो ये टीचिंग जो है इट्स अ सर्विस. अब आपका डॉक्टर जो है वो आपका इलाज कर रहा है, तो वो जो इलाज कर रहा है, आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, दैट इज़ अ सर्विस. ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया गुड्स एंड सर्विसेज में. एंड इनकी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन किस तरह से हो रहा है, दैट इज़ इकोनॉमी. ठीक है, देन इकोनॉमी क्यों ज़रूरी है पढ़ना. इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स, businesses, governments and nations to make choices how to allocate resources and उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें. अब देखो, मान लो एक बिजनेसमैन है या गवर्नमेंट है. ठीक है, गवर्नमेंट है, अब वो सोच रही है कि मैं किस सेक्टर में ज़्यादा अलोकेट करूँगा रिसोर्सेज, कितने किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगाऊंगा कि ज़्यादा बेनिफिट होगा नेशन को. ठीक है, तो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, या फिर एजुकेशन में, या फिर स्किल डेवलपमेंट में, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में पैसा लगाऊं. तो इकोनॉमी के थ्रू पता चलेगा, मतलब जब प्रॉपर एनालिसिस करेंगे फिर पता चलेगा कि कहाँ पे रिसोर्सेज देना ज़्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है, कहाँ पे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा एंड किस चीज़ की ज़्यादा अभी ज़रूरत है नेशन को. ठीक है, तो ये सब जो एनालिसिस करते हैं इस पे हेल्प करता है हमको इकोनॉमी. ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ओके, तो पहली एक चीज़ होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज. ठीक है, मैक्रो वर्ड से ही पता चल रहा है कि लार्ज. एंड माइक्रो मतलब होता है स्मॉल. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि आप ओवरऑल इकोनॉमी से, आप लार्ज स्केल पे देख रहे हो, ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हो, पूरे नेशन की इकोनॉमी कैसी है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसी है. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. वो चीज़ें हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. एंड अगर हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को मेजर करने के क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, वो होते हैं जीडीपी, नेशनल इनकम. जैसे हम क्या बोलते हैं कि किसी नेशन की जीडीपी कितनी है. जब भी हम, अपने न्यूज़ में भी काफ़ी बार सुना होगा कि बोलते हैं कि अच्छा इंडिया की जीडीपी इतनी ग्रो कर गई या इतनी कम हो गई, वैसे ही ग्लोबल जीडीपी बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है. तो ये क्या है, एक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं, तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है. ठीक है, सिमिलरली ये जो नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम मतलब किसी नेशन की इनकम कितनी है, तो ये भी पूरी इकोनॉमी, पूरी इंडियन इकोनॉमी या पूरी एक कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बताता है. तो ये दोनों क्या हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है. मैक्रो में हमने क्या देख लिया कि पूरी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, पूरी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमी. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक मतलब हम स्मॉल स्केल पे देखेंगे, बिल्कुल स्मॉल स्केल पे. अब सबसे स्मॉल स्केल पे क्या देखेंगे हम कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर, उनका कैसे बिहेवियर चल रहा है, क्योंकि उन्हीं पे पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है. ठीक है, अब मान लो कि फार्मर जो है वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, फार्मर ने क्रॉप प्रोड्यूस की, अब उसके बिहेवियर पे डिपेंडेंट है. अगर वो ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो इकोनॉमी अच्छी चलेगी, है ना. अगर कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है तो अच्छी बात है. अगर क्रॉप वो कम प्रोड्यूस कर रहा है तो एग्रीकल्चर फेमाइन हो जाएगा, है ना. एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो भी कम हो जाएगा. तो प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर है, ये प्रोड्यूसर है ना, जो फार्मर है वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर है एंड कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है. अब हमको अगर मान लो मार्केट में ओनियंस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है. डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर. हमको ओनियन खाने हैं, हमको ओनियन चाहिए, तो हम डिमांड करेंगे, तो हम कौन है, कंज्यूमर है. ठीक है, अगर कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर जो है किस तरह से प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, अभी एक सप्लाई एंड डिमांड का रिलेशन होता है, ये समझाती हूँ मैं आपको, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें. ठीक है, सो अगर सप्लाई जो है किसी भी चीज़ की,
सप्लाई मतलब सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। अगर सप्लाई किसी भी चीज़ की बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई चीज़ की, तो क्या होगा, मार्केट में वो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी। अब मान लो जैसे मैंने ओनियन की ही एग्जांपल दी, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई ओनियंस की, हर जगह आपको, हर दुकानदार के पास, मतलब हर एक जो भी बेच रहा है सब्जी, तो उसके पास आपको ओनियन ही ओनियन मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उस जगह जाओ जहाँ पे सबसे कम प्राइस पे ओनियन मिल रहा है, जहाँ पे सबसे सस्ता ओनियन मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब चॉइसेस हमारी बढ़ जाती हैं, सप्लाई बढ़ गई, आपके पास चॉइसेस ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ जाओगे जहाँ पे प्राइसेस जो है उस चीज़ के कम है। तो अब प्राइसेस कम हो गए, अगर कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है तो क्या करते हैं हम, जो चीज़ सस्ते में मिलती है हम ज़्यादा खरीदते हैं उसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि सप्लाई जब किसी चीज़ की बढ़ती है, उसकी प्राइसेस कम हो जाते हैं। क्यों होते हैं प्राइसेस कम, क्योंकि आपको चॉइस आ जाती है, आपको चॉइस, आप उस इंसान से खरीद सकते हो जो कि सबसे सस्ते में चीज़ दे रहा है, तो आपकी चॉइस जो है उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। एंड जब हमारे पास कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो पता है हमको डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाती है, और ठीक है, क्योंकि अफोर्डेबल है, सब लोग ले सकते हैं, ले सकते हैं। इवन जो गरीब से गरीब इंसान है वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। तो सप्लाई और डिमांड का ये रिलेशनशिप होता है, जब भी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड जो है वो भी बढ़ती है चीज़ की। देन अगर हम रिवर्स देखते हैं, दैट इज़ अगर सप्लाई जो है किसी भी चीज़ की वो कम हो गई, दैट इज़ जो प्रोड्यूसर है वो कम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा। देखो अब ओनियंस है, उसी की एग्जांपल लेते हैं। अगर ओनियंस की सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है, कम ओनियंस बिक रहे हैं, ठीक है, बहुत कम कम आपको लोग दिख रहे हैं जिनके पास ओनियंस है, तो वो क्या करेंगे, उसके प्राइसेस बढ़ा देंगे, ठीक है, महंगे बेचेंगे वो। एंड उससे क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर महंगी बिकती है तो हम क्या करते हैं, उसको लेना कम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी अफोर्डेबिलिटी कम हो गई। अब जो पुअर पीपल है वो उसको लेना बंद कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डिमांड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जब भी सप्लाई कम होती है उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं एंड डिमांड जो है वो कम हो जाते हैं। तो मतलब इतना याद रख लो कि सप्लाई और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। सप्लाई जब भी किसी चीज़ की बढ़ती है डिमांड भी बढ़ जाती है, सप्लाई किसी चीज़ की कम हुई तो डिमांड जो है वो भी कम हो गई। एंड प्राइस का जो है वो सप्लाई के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, जब भी सप्लाई बढ़ती है प्राइसेस कम हो जाते हैं, और जब भी सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इतना तो आपको ये माइंड में रखना है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मेजर इंडस्ट्रीज होती है, मतलब ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज, उनको प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है, ठीक है। आपका डिफेंस, स्पेस, ठीक है, ये जो जैसे हम यूएस में देखते हैं स्पेस की जो एजेंसीज है वो भी प्राइवेट सेक्टर को भी उस पर अलाउ किया हुआ है। इवन कम्युनिकेशन, डिफेंस, हर एक चीज़ में प्राइवेट सेक्टर इक्वली अपना रोल निभा रहा है, पूरी इंपॉर्टेंस इसको मिल रही है, तो वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस जो होते हैं चीज़ों के, सप्लाई कितनी होगी, प्राइस कितने होंगे चीज़ों के, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं कि डिमांड कितनी आ रही है, मार्केट के ऊपर बेस्ड होती है कि किसी चीज़ की डिमांड कितनी है, उस हिसाब से सप्लाई होगी, उस हिसाब से प्राइसेस होंगे। गवर्नमेंट कुछ भी इनमें से कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो होती है यूएस, ठीक है। तो अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, तो दिस इज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मतलब कि सारे जो सेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, स्पेस हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करेगी, ठीक है। ओनली गवर्नमेंट ही उस चीज़ को हैंडल करेगी, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल रशिया जो है इट इज़ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये भी होता है कि डिमांड कितनी है उस हिसाब से सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर हमको ओनियंस की ज़्यादा डिमांड है, या फिर कार्स जो होती हैं, फ़ोन जो है, उनकी ज़्यादा डिमांड है, तो ये नहीं कि ज़्यादा प्रोड्यूस कर देना है। डिमांड जितनी भी हो, क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कितनी सप्लाई रहेगी, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, उसके प्राइसेस कितने रखने हैं, ये सब कुछ गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसमें मार्केट फोर्सेस डिटर्मिन नहीं करेंगी, इसमें गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करता है। प्राइस भी, डिमांड किसी चीज़ की क्या है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सप्लाई कितनी होनी चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए, सब गवर्नमेंट देखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया रशिया। नेक्स्ट इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ये भी मतलब सोशलिस्ट का ही एक वो है, सोशलिस्ट का ही एक वेरिएंट है, लेकिन इसमें एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे तो फिर भी कुछ सेक्टर्स छोड़ देते हैं कि ठीक है लोग खुद से इसको हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, लैंड हो गया, तो उसको आप खुद देख लो, ठीक है, आप खुद मैनेज कर सकते हो। लेकिन कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन होता है, हर एक चीज़ डिफेंस से लेके एग्रीकल्चर तक, लैंड तक, लॉ एंड ऑर्डर, हर एक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड प्राइसेस वगैरह वो तो सब कुछ ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगा, जैसे कि चाइना में हर एक चीज़ जो है, इवन पॉलिटी जो है, मतलब
वन पार्टी सिस्टम है, आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वही राज कर रही है जब से चाइना जो है वो फ्री हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है। तो मतलब इतना एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन है कि हर एक सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, हर जगह आपको सेंट्रलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती है हर चीज़ पे, तो वो हो जाती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि दो चीज़ों का मिक्सचर होगा कुछ, ठीक है। तो इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जैसे कि डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन में रिलायंस जो है वो भी है, ठीक है। अब BSNL जो है वो तो गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन रिलायंस जो है, जियो जो है, ये सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली स्पेस में अब जैसे इसरो जो है हमारा स्पेस एजेंसी जो है, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हमने स्पेस में भी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हो गया कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ ना कुछ उसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की एग्जांपल है। तो ये क्वेश्चन सिंपली पूछ सकते हैं कि इंडिया जो है किस टाइप की इकोनॉमी है, इट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज GDP? GDP क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब आपकी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है वो चीज़, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल वर्ड इज इंपॉर्टेंट, जब चीज़ मार्केट में आ गई है उस टाइम चीज़ बिक रही है, तो उसकी वैल्यू हम देखेंगे किस किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं हम GDP में। एंड मार्केट प्राइस देखते हैं, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब एक कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होनी चाहिए इन अ गिवन ईयर। तो एक साल में आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उनकी हमने टोटल मनी वैल्यू देखनी है, दैट इज इक्वल टू GDP, ठीक है। अब कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं GDP में एंड कौन सी इंक्लूड नहीं करते वो देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो हम इंक्लूड करते हैं GDP में, फॉरेनर्स या इंडियंस अगर इंडिया में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हम इंक्लूड करेंगे GDP में, ठीक है। इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट, इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहा है या वो इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों को हम GDP में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज शिपिंग वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। जो इंडिया के शिपिंग वेसल्स हैं, मतलब जो शिप्स वगैरह हैं इंडिया के एयरक्राफ्ट हैं, अगर वो बाहर की किसी ओशन में, मतलब अपनी टेरिटरी में नहीं है लेकिन बाहर किसी, मान लो इंडियन ओशन में या पैसिफिक ओशन में कहीं पे डिप्लॉयड है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वैसे हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो किसी बाहर वाली कंट्री में काम कर रही है, वहाँ पे डिप्लॉयड है, तो उसको भी हम अपनी GDP में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था इकोनॉमिक। इकोनॉमिक टेरिटरी हमने क्यों बोला? देखो, सिंपल टेरिटरी क्या होती है आपकी, पॉलिटिकल टेरिटरी, जो आपका पॉलिटिकल मैप है। तो ये जैसे हमारा मैप ये है, ये हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी होगी, ठीक है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को भी, ये चीज़ें इनको हम इकोनॉमी में अपने इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। पॉलिटिकल टेरिटरी तो होगी, ठीक है, हमारी कंट्री में जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पे भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है जो कि हमारी कंट्री के बाहर है, हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी में नहीं है लेकिन कंट्री के बाहर है, पर हम उसको अपनी इकोनॉमी में इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो ये हम इंक्लूड करते हैं GDP में। सिमिलरली जो हमारी एम्बेसीज होती है, कंसुलेट्स होती हैं अब्रॉड में, अब ये क्या चीज़ें होती हैं, देखो, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, वो बाहर जाके काम करते हैं, तो उनको एम्बेसीज और कंसुलेट्स में रहना होता है, ठीक है, वहाँ पे काम करते हैं, तो इसको भी हम अपने GDP में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज वगैरह प्रोड्यूस हो रही हैं, यहाँ पे जो भी ये अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो ये सब हम GDP में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि विच थिंग्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम GDP, कौन सी GDP में इंक्लूड नहीं करते चीज़। फर्स्ट, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंडिया। ये क्या था, इन इंडिया। इन इंडिया कुछ भी होगा, चाहे वो फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहा है, इंडियन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब हम इंक्लूड करेंगे GDP में। बट आउटसाइड इंडिया अगर कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया के बाहर, उसको हम इंक्लूड नहीं करते GDP में, ठीक है। चाहे कोई इंडियन है, वो US में जाके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी GDP में, ठीक है। बट अगर कोई फॉरेनर जो है वो इंडिया में आके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हम इंक्लूड करेंगे GDP में, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र पेमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट। अभी ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती है, देखो, A पर्सन है कोई एंड उसने B पर्सन को कुछ मनी दी, ठीक है, यहाँ से पैसे का ट्रांसफ़र हुआ, मनी का ट्रांसफ़र हुआ A से B में, लेकिन B ने बदले में कोई भी सर्विस इसको दी नहीं या फिर इसको कोई अपनी चीज़ बेची नहीं। तो जब बिना किसी ट्रांजैक्शन के, बिना किसी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, बिना किसी सेल के, बिना किसी परचेज के,
आपको बिना मतलब फ्री में आप पैसा दे रहे हो किसी को, आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, चैरिटी दे रहे हो, तो ये चीज़ें आती हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। मतलब पेमेंट जो है वो जस्ट ट्रांसफर हुई है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, ठीक है, बदले में कुछ मिला नहीं आपको, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट जो गवर्नमेंट करती है वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि वेलफेयर प्रोग्राम्स में, जैसे अभी आयुष्मान स्कीम जो थी हेल्थ के लिए, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा 5 लाख तक का, तो ये क्या है, फ्री में मिल रहा है हमको, हम लोग कुछ बदले में गवर्नमेंट को दे नहीं रहे, हमको फ्री में जो है ये चीज़ मिलेगी। वैसे ही जो पेंशन वगैरह होती है, ओल्ड एज में आपको पेंशन मिलती है या डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती है, ये ट्रांसफर पेमेंट्स होती है। आप कोई बदले में सर्विस या कोई गुड नहीं बेच रहे गवर्नमेंट को, बट वो बदले में आपको, मतलब वो फ्री में आपको चीज़ दे रहा है, ठीक है, वो हो जाती है हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स। एंड ये जो फ्री वाली चीज़ होती है कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जीडीपी में हम क्या इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू, तो इसमें क्या गुड्स एंड सर्विसेज, कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस हो रही। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती। इंटरेस्ट क्या होता है, जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है ना हर मंथ, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, ये भी याद रखना है। बट लोन जो है वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। क्यों, लोन आप लेते हो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, आपको ट्रैक्टर खरीदना है, आपको कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, आप लोन लेके कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदोगे बेचोगे, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। लोन को हम इंक्लूड करेंगे जीडीपी में, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो आप फ्री में दे रहे हो बस, मतलब आप हर महीने एक किस्त चुका रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, बट आप उसकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप सिर्फ लोन की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये जो लोन है जीडीपी में इंक्लूड होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, याद रखना है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, आपने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, आपने मान लो एक बिस्किट बनाना है, अब वो बिस्किट किसका बनता है, किसी क्रॉप का बनेगा ना, जैसे मेज़ का या वीट का कोई बिस्किट बनेगा। अब उस बिस्किट को बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ हुई, क्या क्या यूज़ होगा, ट्रैक्टर पहले तो यूज़ होगा, ठीक है, आपको पहले खेत जोतना पड़ेगा, फिर आपको सीड्स डालने पड़ेंगे, आपको फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, उसको इरिगेशन देना होगा, तो ये सब क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये इनपुट्स हैं, ठीक है। तो इनपुट्स को कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। जीडीपी क्या होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, ठीक है, फाइनल गुड्स मतलब जब मार्केट में चीज़ बन के आ गई है। अब ये तो जस्ट आप इनपुट दे रहे हो, सीड फर्टिलाइजर्स, ये तो कोई फाइनल गुड नहीं है, तो इसीलिए जीडीपी में ये चीज़ इंक्लूड होगी, ये इनपुट्स इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखिए कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। इसी में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सब्सिडीज़ क्या होती है। सब्सिडीज़ क्या होती है कि आपने, मतलब कोई फार्मर है, उसने एक ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है, तो उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो फार्मर क्या करेगा, खुद से लगाएगा, जैसे ट्रैक्टर मान लो कि 1,000 रुपये का है, खुद से 600 लगाएगा, एंड गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको सब्सिडी दे देगी 400 की, ठीक है। मतलब जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने करनी है, कोई चीज़ आपने खरीदनी है, ठीक है, उसके लिए जब गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसको हम कहते हैं सब्सिडी। तो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या था कि गवर्नमेंट आपको फ्री में मनी ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, बदले में आप कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे। लेकिन सब्सिडीज जैसे हमने देखा, सब्सिडी क्या है कि आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, ट्रैक्टर खरीदना है, तो तब आपको मिली ये सब्सिडी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सब्सिडी जो है वो हमेशा आपको कब मिलती है, जब आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो। एंड ये एक और चीज़ याद रखनी है कि सब्सिडी क्या होती है, हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स पे मिलती है, मतलब इनपुट्स पे मिलती है। जैसे हमने एग्जांपल दी कि ट्रैक्टर पे आपको सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, या फिर आपको इरिगेशन पे सब्सिडी मिल रही है, आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो ये जो आपने कोई फाइनल गुड प्रोड्यूस करने के लिए इंटरमीडिएट गुड यूज़ की, तो उन पे हमेशा सब्सिडी मिलती है, याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आता है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, टोटल नेशनल प्रोडक्ट। अब ये नेशनल प्रोडक्ट क्यों है, वहाँ पे था जीडीपी, ठीक है, मतलब डी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो। यहाँ पे नेशनल है, मतलब आपके नेशन के जो लोग हैं, चाहे वो कहीं भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उनकी उन गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू को काउंट करेंगे। जैसे कि नेशनल प्रोडक्ट हम कह रहे हैं, आपका कोई इंडियन इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडियन है कोई, वो यूएस में काम करता है, वहाँ पे कोई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसकी भी हम सर्विसेज या उसकी भी गुड्स की जो वैल्यू है उसको हम जीएनपी में काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे टेरिटरी था, यहाँ पे आपके जो नेशनल्स हैं, आपकी कंट्री के जो लोग हैं, वो बाहर जाके कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी हम जीएनपी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर, ठीक है, चाहे वो कहीं भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आपकी कंट्री के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आता है जीएनपी में, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ नॉट टेरिटरी स्पेसिफिक। ये नहीं कि अगर आप इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो तभी होगा, वैसा नहीं,
बाहर भी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो भी होता है, ठीक है। ये टेरिटरी स्पेसिफिक नहीं होता, ये नेशनल स्पेसिफिक होता है, ठीक है, कि आपकी कंट्री के नेशनल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हमको जीडीपी से जीएनपी में जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। मतलब जीडीपी में ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। अब ये क्या होती है, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। देखो, आपने जितने भी, नाम से तो क्या दिख रहा है हमको कि जो आपने इनकम जो है अब्रॉड से की, ठीक है। मतलब आपके कोई बंदे हैं, आपके कोई लोग हैं, तो वो बाहर जाके कुछ कमा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करके, कोई चीज़ बेच के या अपनी सर्विसेज दे के वो बाहर से कुछ कमा रहे हैं, तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ हम लोग बाहर जाके थोड़ी ना कमा रहे हैं, बाहर के भी तो जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो भी तो इंडिया में आके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। वो भी तो इंडिया में कुछ कुछ कमा रहे हैं, ठीक है, हमको यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अब जैसे मान लो कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, जैसे कि अमेजॉन है, वो भी तो इंडिया से कुछ ना कुछ कमा रही है, कितनी ज़्यादा अपनी इनकम कर रही है, तो हमको उस इनकम को माइनस करना होगा। तो जब हमको नेट निकालना है, मतलब कि पहले हमने बोला कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो गई, कि हमने बाहर से जो भी चीज़ें कमाई, ठीक है, जितनी भी इनकम कमाई, अगर हमने नेट निकालना है तो वो क्या होगा, जितनी हमने बाहर से चीज़ें कमाई, मतलब जितनी इनकम हमने बाहर से कमाई माइनस करना होगा जितनी इनकम बाहर वाले लोगों ने इंडिया से कमाई, ठीक है। तो एनएफआईए क्या होता है, फैक्टर या फिर प्राइमरी इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हम लोगों ने जितनी प्राइमरी इनकम अर्न की है अब्रॉड से माइनस फैक्टर इनकम पेड टू फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, मतलब कि बाहर वालों को हमने कितनी पे की। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कहाँ से आया यहाँ पे, देखो, फर्स्ट चीज़ हम कह रहे थे कि हमने बाहर जाके कुछ कमाया। अब ए पर्सन है कोई, तो वो यूएस में जाके कुछ कमा रहा है, ठीक है। अब यूएस में उसको ऐसे ही फ्री में थोड़ा ना पैसा मिल जाएगा, ये वहाँ पे कुछ सर्विसेज देगा, ठीक है, अपनी सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है एक तरह से, ठीक है, या अपने कोई प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करेगा यूएस को। मतलब कि हमारा बंदा, हमारा इंडियन नेशनल जो है वो यूएस में जाके ही चाहे वहाँ पे अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो उसको हम कहते हैं कि हमने अपनी सर्विस, इंडिया ने अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करी, ठीक है, तो वो हो जाता है एक्सपोर्ट। एंड जब हम बात करते हैं इम्पोर्ट की, तो जैसे हम बोल रहे थे कि बाहर वाले लोग जो है इन कम्पेयर टू फॉरेन नेशनल्स, बाहर वाला जो कोई सिटीजन है वो इंडिया में आके, ये मान लो कोई बी इंसान है, वो इंडिया में आके कुछ अर्न कर रहा है, ठीक है। अब उसको फ्री में पैसा तो मिलेगा नहीं, वो यहाँ पे कुछ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे कि अमेजॉन है तो वो हमको कोई चीज़ें दे रहा है ना, तभी वो यहाँ से इनकम अर्न कर रहा है। तो मतलब कि वो अपनी जो चीज़ें हैं वो हमको बेच रहा है, मतलब इंडियंस जो है वो बाहर से चीज़ें जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाहर वाले लोगों की सर्विसेज जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का पता होगा। देखो, एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्स मतलब कि एक्सटीरियर ऑफ द कंट्री में कोई चीज़ आप भेज रहे हो, ठीक है, आप कंट्री के बाहर कुछ भेज रहे हो। एंड इम्पोर्ट मतलब कि इन लाना है, आपको अपनी कंट्री के अंदर लानी है कोई चीज़, ठीक है। तो हमने देखा कि एक्सपोर्ट क्या हो गया, जब हमने अपनी सर्विसेज जो है, इंडियन पर्सन है उसने अपनी सर्विसेज जो है वो बाहर दी, ठीक है, तो हमने एक्सपोर्ट की अपनी सर्विसेज एंड उसके बदले में उसको इनकम मिल रही है। एंड इम्पोर्ट क्या हो गया कि हम इंडिया में आके कोई इंसान, कोई फॉरेनर जो है वो अपनी सर्विसेज इंडिया को दे रहा है, बदले में इनकम ले रहा है, तो वो हमने क्या की, हमने इंपोर्ट की इसकी सर्विस, ठीक है, इंडिया के अंदर आ रही है ये सर्विस, ठीक है, बाहर वाली सर्विसेज हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एनएफआईए क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। अब याद रखना है कि इंडिया के केस में क्या है कि हम बाहर से हम कम पैसा कमा रहे हैं, बाहर वाले लोग इंडिया में आके ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब अमेजोन वगैरह है, देखो बाहर वाली कितनी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में पैसा कमा रही हैं, लेकिन इंडिया की एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा बाहर फेमस हो, ठीक है, जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हो। जैसे अमेजोन की ही एग्जाम्पल ले लो आप, अमेजोन जो है इंडिया से कितना पैसा कमा रहा है, लेकिन ऐसी कोई वर्ल्ड लेवल पे हमारी कोई ऐसी कंपनी है जो कि इतना पैसा कमा रही है शॉपिंग वगैरह के इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ना कि हम जो अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्ट से कम है, मतलब हम बाहर वाले लोगों की सर्विसेज, अमेजॉन वगैरह मैंने आपको एग्जांपल दी, हम उनकी सर्विसेज ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, इम्पोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं उनकी सर्विसेज देन जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बाहर जाके कम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कम गुड्स बेच रहे हैं, बदले में हमको कम इनकम हो रही है, तो हमारे इंपोर्ट जो है, हमने जो सर्विसेज इंपोर्ट की वो ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ये इंडिया के केस में होता है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर हमने फॉर्मूला देखा कि एनएफआईए क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब हम कह रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो भी कम है, ठीक है। अब मान लो कि एक्सपोर्ट हमारा है 5, ये सब एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, एक्सपोर्ट है हमारा 5, माइनस इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा हो गया, वो 10 हो गया, तो माइनस में हो जाएगा ना ये आंसर। तो इसीलिए क्या होता है कि एनएफआईए इंडिया का नेगेटिव में होता है। एंड जब एनएफआईए नेगेटिव में होता है तो याद रखना है, जीएनपी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ये जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी
NFI हमारा नेगेटिव में आ रहा है कुछ, तो नेगेटिव में मतलब आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नेगेटिव वाला जब वहाँ पे जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो GDP किसके इक्वल हो जाएगा, GNP, ये वाला उस साइड हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो मतलब कि GDP जो है वो तब आ रही है जब आप GNP में कुछ ऐड कर रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ कि GDP जो है वो आपकी बड़ी है ना, GDP आपकी बड़ी है, ज़्यादा है GNP से, ठीक है। तो ये इंडिया के केस में ये आपको याद रखना है कि हमारी GDP ज़्यादा है लेकिन GNP हमारी कम है, ठीक है। मतलब हमारे जो नेशनल्स हैं वो बाहर जाके कम पैसा कमा पाते हैं, कम इनकम कर पाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो हमने GDP पढ़ा, हम लोगों ने GNP पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ग्रॉस से, जैसे हमने पढ़ा ना कि GDP का क्या मतलब होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP का क्या मतलब होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जो ग्रॉस को अगर हमने नेट में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं, अभी हम वो देखेंगे। तो ये हम समझ सकते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल से भी, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि जब हम बात करें कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड वो कितनी है, तो टोटल इनकम जो हम लोगों ने बाहर अर्न की, ठीक है, इंडियंस ने बाहर जितनी भी इनकम अर्न की, दैट वाज फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन जब हमने नेट जोड़ दिया बीच में, जब हमने नेट कहा कि नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड क्या है, तो हमको माइनस करना पड़ा जो हमने सर्विसेज बाहर वालों की ली है, ठीक है, जो हमने इम्पोर्ट की सर्विसेज। सो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हमको ग्रॉस टू नेट जाना है तो हमको कुछ ना कुछ माइनस करना होगा। अब क्या चीज़ माइनस करेंगे वो देखो। देखो आपने मान लो कि एक ट्रैक्टर खरीदा 1000 रुपीज़ का, ठीक है। अब क्या होता है कि 2 साल के बाद ट्रैक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसका इंजन ख़राब हो गया, ठीक है, मान लो उसका इंजन जो है वो ख़राब हो गया। अब ये जो इंजन ख़राब हो गया उस पर आपको रिपेयर करने के लिए 100 रुपीज़ और लगाने पड़े खुद से, ठीक है। तो उसकी अब नेट वैल्यू कोई पूछेगा, ये तो उसकी ग्रॉस वैल्यू थी, ठीक है, टोटल वैल्यू थी जितने में आपने उसको खरीदा। अब अगर कोई पूछेगा कि उसकी नेट वैल्यू क्या है, तो ये आपको 1000 जो उसकी ग्रॉस वैल्यू थी माइनस करना होगा ये 100 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि ये आपको खुद की जेब से लगाने पड़ रहे हैं उस पर। तो ये जो 100 रुपीज़ था ये आपको क्यों लगाने पड़े, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन हुआ था। वो जो चीज़ थी ट्रैक्टर जो थी उसमें कुछ ना कुछ खराबी आई थी, उसकी वैल्यू जो है वो डिग्रेड कर गई, डेप्रिशिएट कर गई, तो उसको हम माइनस कर देंगे, टोटल आ जाएगा हमारा, फिर टोटल माइनस डेप्रिसिएशन करके आ जाएगा हमारा नेट, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए कि ग्रॉस उसमें से माइनस कर दो जो भी डेप्रिसिएशन हुई चीज़ की, तो आपकी वो बन जाती है नेट वैल्यू, ठीक है। जैसे कि ट्रैक्टर की 1000 रुपीज़ वैल्यू थी ग्रॉस, उसमें आपको 100 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, उसकी जो 100 रुपये की वैल्यू थी वो कम हो गई, वो आपको खुद से लगानी पड़ी। तो ये जो डेप्रिसिएशन को जब हम माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगा उसकी नेट वैल्यू, दैट इज़ 900 रुपीज़, ठीक है, ये इसकी नेट वैल्यू। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि NDP कैसे निकालना है, हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो आप बोल सकते हो कि GDP जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने पीछे GNP पढ़ा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो अगर हमको ग्रॉस टू नेट जाना है तो क्या करना होगा, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हमको फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाना है, अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है, ये देखते हैं। अभी तक हमने पीछे जो भी चीज़ें पढ़ी ना, हम क्या पढ़ रहे थे, ये हम मार्केट प्राइस पढ़ रहे थे। देखो यहाँ पे क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ बिकती है, मार्केट में बिकती है, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे थे तब का GDP एट मार्केट प्राइस। सिमिलरली जब हमने बात की GNP की, तो हमने क्या कहा, टोटल वैल्यू जो है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि लोगों ने प्रोड्यूस करी, ठीक है। तो यहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल वाली बात हो रही है, जबकि मार्केट में है जो वो चीज़, ठीक है, उसकी हम वैल्यू काउंट करते हैं। तो मतलब ये भी क्या था, GNP एट मार्केट प्राइस। बट अगर हमको बात करनी है फैक्टर कॉस्ट की, तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जब वो चीज़ फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुई, जस्ट फैक्ट्री है यहाँ पे, ठीक है, एक फैक्ट्री है, तो इसके बाहर जब चीज़ निकली, ये जो फैक्ट्री में चीज़ पड़ी है, इस टाइम पे उस प्रोडक्ट की कितनी कीमत है, ठीक है। तो इसमें टैक्सेस वगैरह नहीं होंगे, अभी टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं लगे हैं, तो इस टाइम पे अभी मार्केट तक पहुंची नहीं है ये, अभी ये फैक्ट्री से ही बाहर निकली है, जस्ट फैक्ट्री में ही है, ठीक है। उस टाइम पे इस प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो फैक्ट्री में चीज़ की कीमत कितनी है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्ट्री में तो हम टैक्स वगैरह नहीं लगाते, हम कहाँ पे लगाते हैं टैक्स, हम लगाते हैं मार्केट प्राइस पे। तो हमको क्या करना होगा, जब भी हमको फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाना है, पहले ये समझो, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस अगर हमने जाना है तो हमको क्या करना होगा, टैक्सेस जो मार्केट पे लगते हैं उसको ऐड करना होगा, ठीक है। मार्केट में जा रहे हैं, ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा मार्केट है। अब फैक्ट्री टू मार्केट चीज़ जा रही है तो यहाँ पे क्या लगना है, बीच में मार्केट पे पहुँचते पहुँचते क्या लग जाएगा, उस पर टैक्सेस लग जाएंगे। कौन से टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी हम टैक्सेस वगैरह जो है ये पढ़ेंगे डिटेल में आगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो भी आपकी चीज़ों पे रखते हैं, मतलब आपकी डायरेक्ट इनकम पे नहीं लग रहा टैक्स कि आपका इतना इनकम टैक्स हो गया, वो होता है डायरेक्ट टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि आपने बिस्किट खरीदा, उस पर हर एक इंसान को 5% GST देना होगा। आपने कोई कार खरीदी, उस पर 18% GST देना होगा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है, तो वो होती है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आपकी चीज़ों पे लगते हैं, डायरेक्टली आपकी इनकम पे नहीं लग रहे। आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, उस पर आपको टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बीच में आया था, वो समझा दिया मैंने आपको। तो फैक्ट्री से जब भी हमको मार्केट प्राइस में जाना है, तो हमको टैक्सेस जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस वो ऐड करने होंगे, ठीक है। एंड सब्सिडीज जो है वो माइनस करनी होगी। एंड सब्सिडीज क्यों माइनस करनी होगी? क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि सब्सिडीज किस पे मिलती है। सब्सिडी हमेशा मिलती है इनपुट पे, या हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट गुड पे, ठीक है। और इनपुट या इंटरमीडिएट गुड्स को हम जीडीपी में तो काउंट करते नहीं है, ठीक है। ये इनपुट या इंटरमीडिएट गुड्स कहाँ पड़ी होती है? ये हमारी पड़ी होती है फैक्ट्री में, ठीक है। ये मार्केट में थोड़ी ना होती है। जब फैक्ट्री में हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने ट्रैक्टर यूज़ किया, ठीक है, तो वो फैक्ट्री में कोई मशीनरी यूज़ की, तो वो भी मतलब फैक्ट्री में है अभी चीज़, ठीक है। मतलब ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, हमेशा वहाँ पे सब्सिडीज मिलती है। एंड इंटरमीडिएट गुड्स कहाँ यूज़ होती है? वो होती है यूज़ फैक्ट्री में, मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस करते टाइम, या आपने जैसे खेत में अगर आपने कोई क्रॉप प्रोड्यूस की, तो उसमें ट्रैक्टर जो है वो एक मशीनरी है, तो ट्रैक्टर एक इनपुट हो गया। उस पर आपको अगर सब्सिडी मिली, तो वो कहाँ पे मिलेगी? आपको फील्ड में मिलेगी ना, तो वो फैक्टर कॉस्ट में आती है। तो इसलिए जब हमने फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाना है, तो हमको सब्सिडीज माइनस करनी होगी। क्यों? क्योंकि सब्सिडीज तो किस पे मिलेगी? इनपुट में मिलेगी। एंड इनपुट कहाँ होती है? फैक्ट्री में जब चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तब होती है। और टैक्सेस जो है वो कब लगते हैं? जब मार्केट में चीज़ आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट प्राइस को ऐड करना होगा, सब्सिडीज़ को माइनस करना होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब अगर हम उसको उल्टा करना है, मतलब कि रिवर्स कर देंगे, मार्केट प्राइस टू फैक्ट्री कॉस्ट आना है, फैक्टर कॉस्ट आना है, ठीक है। तो क्या करना होगा? साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे टैक्सेस ऐड कर रहे थे क्योंकि मार्केट की तरफ जाना है, यहाँ पे टैक्सेस माइनस कर दो क्योंकि हमको तो फैक्ट्री की तरफ जाना है, हमको मार्केट में नहीं जाना, और फैक्ट्री में कभी भी टैक्स लगता नहीं है। एंड यहाँ पे माइनस सब्सिडीज कर रहे थे क्योंकि सब्सिडीज जो थी वो फैक्ट्री में लग रही थी, ना कि मार्केट में। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको मार्केट टू फैक्ट्री जाना है, ठीक है। फैक्ट्री में क्या चीज़ लगती है? सब्सिडी मिलती है इनपुट पे, ठीक है। तो सब्सिडी को ऐड कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में तो टैक्स लगेगा नहीं, तो वो हमारा बन जाएगा मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अब कि एनएनपी जो है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया हमने। पहले तो हमने क्या देखा था कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमने निकाला था। तो क्या फॉर्मूला था उसका? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन किया था, ठीक है। एंड जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता है हमारा जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी। तो ये जो चीज़ थी एनएनपी, ये थी मार्केट प्राइस पे, ठीक है। हमको अगर जाना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मतलब मार्केट टू फैक्ट्री में जाना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगना है? ये वाला, ठीक है। मतलब कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस सब्सिडीज कर देंगे, तो वही यहाँ पे की हुई है। एंड इसी चीज़ को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया अगर फॉर्मूला पूछ ले, तो वो क्या होता है? एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्टर याद रखना है इसको आप, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फैक्टर कॉस्ट होना चाहिए। एंड जीएनपी नहीं है यहाँ पे एनएनपी है, ये भी पता होना चाहिए। नेट वाला यूज़ हुआ है। तो अगर मैं आपको इसका क्रक्स बताऊँ एक बार, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ये होती है हमारी नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लास 12th एनसीईआरटी। सो अगर एग्ज़ाम में आपको पूछते हैं कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, तो आपको चाहे जितना मर्जी डिटेल्स में घुमा फिरा के फॉर्मूला दे दे, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। या वो ये भी लिख सकते हैं कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, या वो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर उन्हें इसका ये फॉर्मूला दिया, वो भी क्लियर होगा, वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। या फिर वो ये भी लिख सकते हैं कि इसकी जगह एनएनपी एट मार्केट प्राइस की जगह क्या लिख देंगे? वो लिख देंगे जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो भी सेम ही होगा, मतलब जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो ये भी नेशनल इनकम का ही फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि एनएनपी कैसे निकलती है? जब हम ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो मतलब जितना मर्जी डिटेल्स में फॉर्मूला दे दे, वो जितना मर्जी घुमा फिरा के दे दे, आपको क्लियर होना चाहिए। एंड ये सप्लाई एंड डिमांड का रिलेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।